अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने कल जो है डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ जो है वो शुरू किया था। और डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ के बारे में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इसको लिमिटिंग लॉ इसलिए कहते हैं। ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन पे अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पे ये अप्लाई नहीं होता जो डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ है। डाइल्यूट सोल्यूशन पे अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन पे ये अप्लाई नहीं होता। और इसमें मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि ये आम तौर पे ये लॉ यूज़ किस लिए किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसा कि हम डी बाई हैकल थ्योरी पढ़ी है और उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि हम उससे आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस मालूम करते हैं, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल मालूम करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है हमें। मैंने कल आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। अब डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ इसलिए कहते हैं कि डी बाय हैकल ने इसकी थ्योरी जो है वो पेश की। और उसके बाद हर लॉ का कोई फायदा भी होता है। ये जो लॉ है ना, डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ, इसका फायदा ये है कि इससे हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। अब ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, इसके बारे में कल मैंने बात शुरू की थी। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का 1 मोलर सॉल्यूशन सपोज हमने बनाया है। 1 मोलर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का बनाया है। 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने का तरीका ये होता है कि हम 1 मोल लेके ना एसिटिक एसिड का 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 पार लिखने का तरीका जो है ना वो ये होता है, शिफ्ट दबा के 6 दबाते हैं। तो ये 10 रेज़ टू पावर 23 ये है इतने मालिक्यूल एसिटिक एसिड के 1 लीटर में मौजूद होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। अगर एसिटिक एसिड का 1 मोल यानी इतने मालिक्यूल 1 लीटर पानी में हल किए जाएं, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखें, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करना चाहते हो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तो उसके लिए हम लोग जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास और भी काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं या और पहले सेमेस्टर में पढ़ी होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का 1 लीटर में हम कितने मालिक्यूल हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 1 मोलर सॉल्यूशन तो बना चुके हैं, हमें पता है कि हमने इतने मालिक्यूल एसिटिक एसिड के 1 लीटर पानी में डाल दिए हैं। लेकिन अब 1 मोलर सॉल्यूशन हम बनाएंगे कैसे? उसके लिए मैं आप लोगों को एक लेक्चर जो है वो अपना सेंड करूँगा, आप लोग वो सुनिएगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, किसी सॉलिड का या किसी लिक्विड का। तो अब अगर हम लोग 1 मोलर सॉल्यूशन बना चुके हैं, हम लोग इतने मॉलिक्यूल 1 लीटर पानी में हल कर चुके हैं, अब हम मालूम करना चाहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके, क्या वाकई हमने जो है वो इतने मॉलिक्यूल 1 लीटर पानी में डाल दिए हैं। हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने की कोशिश करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम किए गए, जो मॉलिक्यूल की तादाद निकली वो ये निकली 3.011 10 रेज़्ड पावर 23। इतने मालिक्यूल, यानी जितने ऊपर मालिक्यूल हमने डाले हैं उससे आधे। हालांकि हमने तो इतने मालिक्यूल जो हैं वो डिजॉल्व किए थे, लेकिन मालिक्यूल कितने हो गए हैं? मालिक्यूल हमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वहां से अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल की डिटर्मिनेशन की है तो वो नंबर ऑफ मालिक्यूल हमारे पास कितने बने हैं? ये नंबर ऑफ मालिक्यूल हमारे पास बने हैं, ऊपर वाले से आधे बने हैं, हाफ बने हैं। उसकी वजह ये है, अच्छा ये जो आप लोगों ने ये आपने जो ओरिजिनली आपने डाले हैं इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, और जितने मॉलिक्यूल अब मौजूद हैं प्रैक्टिकली उसको बोलते हैं एक्टिविटी। और इन दोनों को जो रिलेट करता है उसे हम बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट, C/A। ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट है जो हमने डी बाय हैकल लिमिटिंग लॉ मालूम करके हमने कितनी कंसंट्रेशन डाली है, ये डाले हैं इतने नंबर 6.02 10 to 23, इतने मॉलिक्यूल हमने डाले हैं, इतने मॉलिक्यूल हमने डाले हैं। और फिर
जो मॉलिक्यूल इन एक्शन है, जो हमें पता चला है वहाँ मौजूद हैं, वो कितने हैं? वो 3.011 10 to 23 है। 011 10 to 23 मॉलिक्यूल इतने, यानी ऊपर जो है उससे हाफ। हमारे पास जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 2 आ गया है। तो ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि ओरिजिनली कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है, और फिर वाटर के अंदर जो हमने कितनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया है, और फिर वाटर में वो कितने शो हो रहे हैं। तो ये आते क्यों शो हो रहे हैं, हालांकि हमने इतने डाले थे। असल में होता ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये वाटर के अंदर जाके डाइमर बनाते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जब ये वाटर के अंदर जाता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास है। तो यहाँ मैं दूसरा मॉलिक्यूल इसका बनाने लगा हूँ, R C⋯O, और यहाँ पे हमारे पास OH है। अब यहाँ देखिए आप, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। तो ये डाइमर के तौर पे। तो ये वजह है कि जो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं एसिटिक एसिड के, और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक यूनिट हो। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो ये कहीं मूव करके जाए, दोनों इकट्ठे जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे एक मॉलिक्यूल जा रहा है। तो इस वजह से हमें जो है मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो में उससे ज़्यादा जो है वो मालूम होती है जितने मॉलिक्यूल हमने ऐड किए थे, उससे कम मालूम होती है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। तो अब इतने मॉलिक्यूल हमने डाले थे, सारे मॉलिक्यूल 2-2 मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो हमारे पास ज़ाहिर है आधे मॉलिक्यूल जो है वो हमें, तो ये इसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की एसोसिएशन हो जाती है या मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएं, तो उसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास कंसंट्रेशन और होती है और एक्टिविटी और होती है। यानी असल में जो हम कंसंट्रेशन समझ रहे होते हैं वो और होती है, लेकिन हकीकत में जो मॉलिक्यूल वहाँ मौजूद होते हैं वो, और इसे बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट। जैसे इस केस में हमने फाइंड किया है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट ये गैमा की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। तो कुछ मॉलिक्यूल तो वाटर में जाके या किसी सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो जाते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएशन। अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का 1 मोलर सोल्यूशन आप लोग बनाते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? आप सोडियम क्लोराइड के इतने यूनिट्स जो हैं वो वाटर में आप लोग डिजॉल्व करेंगे। कितने फार्मूला यूनिट आप लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे? 1 लीटर में। कितने फार्मूला यूनिट, कितने फार्मूला यूनिट आप लोग जाके डिजॉल्व करेंगे? 6.02 to 1 लीटर पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे। अब ज़ाहिर है अगर आपने इतने फार्मूला यूनिट डिजॉल्व किए हैं तो एक सोडियम क्लोराइड आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? एक सोडियम क्लोराइड प्रोवाइड करता है 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन। 1 सोडियम क्लोराइड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? 1 सोडियम आयन प्रोवाइड करेगा, और 1 हमें क्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा। और हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे पास इतने फार्मूला यूनिट हैं 6.022 10⁻23, इतने फार्मूला यूनिट अगर आप 1 लीटर पानी के अंदर डालेंगे तो हमारे पास सोडियम आयन कितने होंगे? हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट 1 सोडियम आयन देता है। इतने फार्मूला यूनिट हमें कितने सोडियम आयन देंगे? 6.022 10⁻23। इतने सोडियम आयन मिलेंगे हमें। एक सोडियम क्लोराइड से 1 सोडियम आयन मिलता है, जो हमारे पास इतने सोडियम क्लोराइड से इतने हमें जो है वो सोडियम आयन मिलेंगे। इसी तरह 1 क्लोराइड आयन जो है, 1 क्लोराइड आयन से 1 सोडियम क्लोराइड के 1 यूनिट जो है वो 1 क्लोराइड आयन देता है। इतने यूनिट सोडियम क्लोराइड के हमें इतने क्लोराइड आयन देंगे। अब हम लोग 1 मोलर सोल्यूशन बना चुके हैं, और 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बनाया है हमने, और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें
इतने सोडियम आयन बनेंगे और इतने ही क्लोराइड आयन बनेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है उसमें क्या हो जाता है, उसमें ये होता है कि एक सोडियम आयन जो है उसको काफी सारे क्लोराइड आयन ने सराउंड कर रखा होता है और एक क्लोराइड आयन को काफी सारे सोडियम आयन ने सराउंड कर रखा होता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ ये सोडियम आयन जो है ये मूव करता है इलेक्ट्रोड की तरफ जो नेगेटिव चार्ज वाला, बल्कि इसके जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो भी इसके साथ मूव कर रहा होता है। तो ये एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो जितनी मॉलिक्यूल जितने आयंस बनने चाहिए थे, जो हमारे पास उनकी तादाद आती है वो बहुत कम आती है उसकी निस्बत। कितनी तादाद आती है वही मालूम करने के लिए हम लोग लिमिटिंग लॉ यूज करते हैं, जिससे हम लोग मालूम करते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कि हमने तो इतने आयन डाले थे। असल में कंसंट्रेशन ये है, असल में कंसंट्रेशन हमने इतनी डाली थी, यानी एक मोलर सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का इतने सोडियम आयन देगा ना हमें। असल में तो हमने ये कंसंट्रेशन डाली है, लेकिन सोल्यूशन के अंदर सोडियम आयन को चूंकि क्लोराइड आयन ने सराउंड कर लिया है, क्लोराइड आयन को सोडियम आयन ने सराउंड कर लिया है। आयनिक एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ा है। तो ये मॉलिक्यूल की असल तादाद से कम तादाद हमें आती है। कितनी तादाद आती है उसे बोलते हैं एक्टिविटी। अब ये इनकी तादाद मालूम करने का कोई और तरीका नहीं है। इनकी असल में कितनी तादाद हमारे पास आयंस की आती है इसका कोई और तरीका नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने का तरीका ढूंढ लें। एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम हो जाएगा। कंसंट्रेशन तो आपको मालूम है कि आपने इतने आयंस ऐड किए हैं, कंसंट्रेशन की जगह पे इतने आयंस आ जाएंगे, ये जो आपने यहाँ डालने हैं वो तो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन एक्टिविटी की वैल्यू नहीं आएगी जिससे आप सी बाई ए मालूम कर सकें। एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने का तरीका डी बाई हैकल ने दिया कि आप लोग इस गैमा की जगह पे ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट अगर मालूम कर लेते हैं तो क्या होगा, सी पहले मालूम है, गैमा मालूम हो गया, इसको नीचे रखें तो आपको पता चल जाएगा कि अब कितने आयंस मौजूद हैं। असल में कितने आयंस मौजूद हैं, डाले तो आपने इतने थे, ऐड इतने आयंस किए थे, इनका पता है। लेकिन ये नहीं पता कि वो जब जाके सोडियम आयन को क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं, क्लोराइड आयन को सोडियम आयन सराउंड करते हैं, वो एक आयन के तौर पे बिहेव करते हैं। तो फिर ये पता नहीं चलता है कि अब कितने असल में कितने आयंस जो हैं वो अब मौजूद हैं, हकीकत में कितने आयंस मौजूद हैं उसका पता नहीं चलता। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट डी बाई हैकल लिमिटिंग लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास ये आ जाए कि हमारे पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे और ए निकाल लेंगे। तो ये है जी इसकी डी बाई हैकल लिमिटिंग लॉ के पीछे कॉन्सेप्ट। आइए आगे इसको आगे देखते हैं। अब डी बाई हैकल लिमिटिंग लॉ के बारे में ये है कि 1923 में ये लॉ दिया गया। द वैल्यूज ये किस लिए होता है, ये हमें कैलकुलेशन देता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ये देता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा बनता है। द वैल्यूज ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली वर इन गुड एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। कुछ और भी एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने के कुछ और भी तरीके हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी। एक तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने का तरीका जो है वो डी बाई हैकल थ्योरी ने दिया, वो कैलकुलेशन से, और दूसरा एक्सपेरिमेंट से। तो जो एक्सपेरिमेंट से डी बाई हैकल की वैल्यू निकलती है वो इसके साथ जो डी बाई हैकल ने जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम करने का तरीका बताया, तो ये बिल्कुल मतलब इनमें अच्छा एग्रीमेंट होता है। The equation which they derived is known as limiting law equation. The name signifies that its application is limited to dilute solution of strong electrolyte only. याद रखें strong electrolyte के dilute solution को apply होता है। This limiting law is based on the following assumption. तो ये जो D by Haeckel limiting law है ये किन चीजों पे बेस करता है उसके बारे में देखें जरा। इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। पहली बात ये है कि इलेक्ट्रोलाइट मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट हो, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो मुकम्मल तौर पे डिसोसिएट होते हैं। दूसरा ये है कि ये लॉ अप्लाई होता है 0.01 मोलल, या याद रखें ये मोलल है, मोलल मोलल सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। और आपको पता है मोलल सॉल्यूशन क्या होता है, मोलर और मोलल में क्या फर्क है। मोलल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें 1 मोल आप लोग 1 किलोग्राम पानी में डिसॉल्व करते हैं, यानी 1 मोल जो है आप 1 किलोग्राम में डिसॉल्व करते हैं। 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन
1 किलोग्राम ऑफ वाटर या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और हमारे पास मोलर सोल्यूशन क्या होता है? मोलर सोल्यूशन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मोल किसी भी चीज का, एक मोल जो है, एक मोल को 1 लीटर पानी में हल करते हैं। तो अच्छा यूनिट जो है ना, मोलर को अच्छा यूनिट समझा जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि मोलर जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए ना, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये चूंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए मोलर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सर्दियों और गर्मियों में आप लोग लेबोरेटरी में काम करो तो एक मोलर जो है ना, उसका मतलब सर्दियों में कुछ और होगा, गर्मी में कुछ और होगा, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका होता है। लेकिन किलोग्राम सर्दियों में भी 1 किलोग्राम, गर्मियों में भी 1 किलोग्राम होता है, इसलिए जो मोलर सोल्यूशन है वो अच्छा समझा जाता है। तो ये जो डी बाई हेकर लिमिटिंग लॉ है, इसमें मोलैलिटी की टर्म में बात करते हैं। तो पहला इसका असम्पशन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो। दूसरा ये है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है जिनकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर हो या उससे भी कम हो। द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्यूट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्टिव। तो ये क्या है, जब सोडियम आयन को क्लोराइड आयन जो है वो सराउंड करते हैं, तो उसमें जो अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसको सोडियम आयन है और हमारे पास क्लोराइड आयन है, तो इसको इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो मीन होता है चार्जेस, स्टैटिक मीन रेस्ट। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब चार्जेस रेस्ट में हों तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी आप कहें कि चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब तो पहला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। दूसरा क्या है कि ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर या उससे कम, उस पे अप्लाई होते हैं। दूसरा, ये जो फोर्सेस हैं, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो होती है। अब देखें और क्या है इसका assumption, और ये है the ions in the solution are subject to random thermal motion which disrupts the orientation of opposite charged species caused by interionic attraction। तो टेम्परेचर की वजह से ज़ाहिर है हर आयन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो उनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज होती रहती हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। याद रखें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनकी जो एनर्जी होती है उसको टर्म से शो करते हैं ZE और साथ साई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Z है वैलेंसी ऑफ आयन, E चार्ज ऑन द आयन है, और साई जो है ये पोटेंशियल है। और जो थर्मल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से उसको KT से ज़ाहिर करते हैं, KT से। और आप लोगों ने पीछे ये टर्म पढ़ी है कि जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ZE साई ओवर KT ये यूज होता है। असल में तो ये फार्मूला ये बताता है कि थर्मल एनर्जी ज्यादा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो केटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, और जो टेम्परेचर है वो उस अट्रैक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर KT की वैल्यू ज्यादा होगी, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ब्रेक करना आसान होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे ये ऊपर वाला फैक्टर ज्यादा है। KT ज्यादा होगा तो हम कहेंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो KT ज्यादा होगा। KT जो है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिसरप्ट कर सकता है या तोड़ सकता है। Each ion is regarded as point charge and is surrounded by ions of opposite charge forming an ionic atmosphere। इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। The dielectric constant of an electrolyte solution is uniform and independent of the actual concentration of the dissolved solute। जो dielectric constant होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, असल में सॉल्वेंट का होता है, वो हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता। अब कौन कौन से पोस्टुलेट हो गए? नंबर 1 जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली डिसोसिएट हो। नंबर 2 डाइल्यूट सॉल्यूशन 0.01 मोलर सॉल्यूशन या उससे कम सॉल्यूशन जो है उन पे ये अप्लाई होता है। और उसके बाद नंबर 3 जो है वो हमारे पास इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक है,
और चौथा के जो टेम्परेचर है उनको डिसरप्ट कर सकता है, पांचवा किसी आयन को अपोजिट चार्ज वाले आयन उन्होंने सराउंड किया होता है, और छठा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन को जो डिसॉल्व सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करता। द एनर्जी एसोसिएटेड विद आयनिक एटमॉस्फेयर इज इलेक्ट्रिकल इन ओरिजिन, ये वही बात जो ऊपर मैंने की है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आयनिक एटमॉस्फेयर में होती है, यानी सोडियम आयन को क्लोराइड एंड सराउंड करते हैं। It therefore must be function of charge density and the potential produced by, तो ये किस चीज का है, चार्ज डेंसिटी यानी ZE, और पोटेंशियल जो है उसका फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू, यानी ये देखें ना जो एनर्जी है किन बातों में डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी और पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू डी बायहैकल थ्योरी, the energy of ionic interaction is electrostatic in origin and may be defined as the energy of charging a central line electrical field of ionic cloud। इन सोडियम आयन जो है जहर है, उसने कुछ क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट कर रखा है, वो सोडियम आयन उन क्लोराइड आयन को कितनी एनर्जी के साथ, कितनी ताकत के साथ, कितनी पोटेंशियल के साथ अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जितनी पोटेंशियल, वो एनर्जी ये है ZE साई, ये वो एनर्जी है जिससे वो करता है। तो अब देखें ये एनर्जी का हमने ये एक्सप्रेशन जो है वो हमने निकाला है, वो देखें जरा, EI is 1/2 चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज क्या है ZIE, ये असल में ZIE चार्ज होगा, ये एप्सिलॉन नहीं है, ये E है। इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास पोटेंशियल का आप लोगों को पता है, पोटेंशियल का मैं फार्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ। हमारे पास जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल जो आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड ईयर में, उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। क्यू जो है ना वो चार्ज है, चार्ज कितना है हमारे पास यहाँ पे जो अभी हम काम कर रहे हैं इसमें चार्ज कितना है, वो ZE है, और हमारे पास R क्या है, ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर है। कल आपको बताया था कि आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस को 1/k कहते हैं, 1/k आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस को ये कहते हैं। तो ZE और 1/k, और इसकी जगह पे आप लोग D पुट कर दें, 1/D, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/D पुट कर दें, तो आपके पास पोटेंशियल का फार्मूला फिर क्या बन गया, 1/D, ये K जो है ये ऊपर चला गया, ZE K, ये पोटेंशियल ZE K, ये K जो है ना थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, ये E है, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, ये एप्सिलॉन नहीं ये E है। तो चार्ज कितना है ZEE, यहाँ भी चार्ज ZE पुट किया, तो इनको अब मिला दें, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। याद रखें ये हमारे पास E है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका फार्मूला जो है वो ये है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आयनिक एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फार्मूला है। इसमें द कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी फॉर 1 ग्राम आयन इज ऑब्टेन। अब ये तो एक मालिक की एक आयन की एनर्जी है, अगर एक मोल आयन हो तो फिर n जो है ना वो एवोगाड्रो नंबर आ गया, वो यहाँ लगा दें। एक आयन की एनर्जी इतनी है, अगर एक मोल आयन हो तो उनके लिए जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ये। अब एक सिलसिला यहाँ पे खत्म हो गया, ये क्या है, ये आयनिक एटमॉस्फेयर की एनर्जी है, कीप इन माइंड ये आयनिक एटमॉस्फेयर की एनर्जी है। उसके बाद मैं ये भी आप इसको ई कर दूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिपीट करूंगा उसमें ये ई होगा। अब आप लोग ये देखें, एक ये चीज यहाँ पे खत्म होगी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयनिक एटमॉस्फेयर की एनर्जी को किस चीज से शो करते हैं। एन जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, जेड वैलेंसी ऑफ आयन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के थिकनेस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर है, क्योंकि 1/k जो है ना वो थिकनेस होता है, डी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा एक बात यहाँ पे खत्म। दूसरी बात, जो केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन है, वो केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है। अब ये केमिकल पोटेंशियल क्या होती है इसके बारे में फिर मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में जैसे बताया, इस तरह केमिकल पोटेंशियल के बारे में भी आप लोगों को बताना पड़ेगा कि केमिकल पोटेंशियल क्या चीज होती है। केमिकल पोटेंशियल आप लोगों के पास ये होती है, सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे ये कोई दो चीजों का मिक्सचर है। सपोज आप लोगों के पास इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, वाटर और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है। ये कोई मिक्सचर आप लोगों के पास पड़ा है वाटर और मिथाइल अल्कोहल,
वाटर और मिथाइल अल्कोहल का ये जो मिक्सचर है, इसके अंदर 1 मोल वाटर ऐड करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल। और एक होता है केमिकल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये है कि अगर स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद हो H2O और CH3OH, यानी स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है वो रूम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, ये कंडीशन को स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत अगर ये मौजूद हो और फिर इसमें 1 मोल वाटर ऐड करें तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो ये है। और अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं म्यू आई। तो ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत आप लोगों के पास केमिकल पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, ये आप लोगों को मिल जाती हैं। आप लोग गूगल करेंगे ना, आप गूगल में लिखेंगे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, वो आप लोगों को मिल जाएगी। अब अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं तो वही जो स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत वैल्यू है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत आप लोगों को मालूम हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। केमिकल पोटेंशियल है क्या, मैं आप लोगों को ये बता दूं। सपोज H2O और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है, आप लोगों के पास मिक्सचर पड़ा हुआ है, उस मिक्सचर के ऊपर आप लोग 1 मोल वाटर ऐड करते हैं। 1 मोल वाटर ऐड करने से उस मिक्सचर के अंदर उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उसको कहते हैं केमिकल पोटेंशियल, म्यू आई से ज़ाहिर करते हैं। स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल की वैल्यूज इंटरनेट पे आप लोगों को दी गई हैं, वो मौजूद होती है। स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं उसमें कुछ ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है नॉन स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू। क्या चीज ऐड करें तो इसमें आर टी नेचुरल ऑफ एक्स आई। एक्स आई जो है ना, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन आप लोगों के पास क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ये होती है कि आप लोगों ने सपोज आपके पास वाटर है, सपोज वाटर के आप लोगों के पास जो है वो 3 मोल है, और आप लोगों के पास जो मिथाइल अल्कोहल है, सॉरी, वाटर के सपोज आप लोगों के पास 7 मोल है और मिथाइल अल्कोहल के आप लोगों के पास 3 मोल है। ये वाटर है, इसके आप लोगों के पास 7 मोल है और आप लोगों के पास मिथाइल अल्कोहल के 3 मोल है। तो अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मालूम करने का तरीका ये है कि आप वाटर के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, 7 + 3, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बन गया। ये आपके पास वाटर का मोल फ्रैक्शन बन गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन। आप लोगों ने चूंकि वाटर ऐड करके देखना है, वाटर ऐड करने से 1 मोल वाटर ऐड करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो आप लोग यहाँ पे पहले जो मिक्सचर मौजूद है उसमें मोल फ्रैक्शन क्या है वाटर की, वो यहाँ पुट करें। तो अब ये कैसे आप मालूम करते हैं केमिकल पोटेंशियल, ये आपको गूगल करके मिल जाएगी स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल की वैल्यूज। आपके पास आर टी नेचुरल लॉग एक्स आई जो है वो ये है कि जो मिक्सचर आप लोगों के पास पहले मौजूद है उसमें वाटर की मोल फ्रैक्शन के वो वैल्यू पुट करनी, तो आपके पास जो है वो म्यू आई आपके पास आ जाएगा। तो अब देखें जरा, अब ये जो इक्वेशन आप लोगों के पास है, इस इक्वेशन को आप लोग 1 कह सकते हैं, इस इक्वेशन को 1 कह। अब असल में आप लोगों के पास जो फार्मूला है तो वो ये है कि आप लोग R T natural log of I, where xi is the mole fraction of given solution. For a non-ideal solution, one can write. अब देखेंगे जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसमें आप लोग क्या करते हैं, आइडियल सोल्यूशन के लिए तो आप लोग एक्टिविटी और कंसंट्रेशन एक ही चीज होती है। यहाँ आप लोग क्या पुट करें, ये आप लोग एक्टिविटी पुट करें, और एक्टिविटी क्या होती है, ए आई इज इक्वल टू गैमा आई एक्स आई, ये कंसंट्रेशन है। तो आप गैमा आई एक्स आई पुट करें इसकी जगह पे। जब गैमा आई एक्स आई पुट करेंगे तो आप लोगों के पास ये चीज बन जाएगी। अब एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को प्रूव करें। एक इक्वेशन आप ऊपर लीजिए, एक इक्वेशन ये है, उस इक्वेशन को 1 कहें, इसको 2 कहें। अब इसमें देखें इस इक्वेशन में क्या है, ये चीज आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों ने पहले, ये चीज आप लोगों ने पहले देखी है। ये आप लोगों के पास जो है, ये आप लोगों के पास वैल्यू किस चीज की है, ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है।
और ये आप लोगों के पास, तो ये आपके पास क्या है, ये केमिकल पोटेंशियल है। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 जो है उसमें से माइनस करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 जो ऊपर मैंने कही उसमें से माइनस करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इक्वेशन 1 मैंने आप लोगों को ऊपर क्या बताई, इक्वेशन 1 आप लोगों को बताई थी मैंने, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई, और ये इक्वेशन आपके पास 2 है। ये क्या है, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ गैमा आई, गैमा आई। तो आप देखें आप लोग, ये आप लोगों के पास इक्वेशन थी 2, ये इक्वेशन 1 जो ऊपर हमने देखी ऊपर वाली स्लाइड पे। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग माइनस कर दें, ये प्लस है तो यहाँ क्या बना माइनस, यहाँ स्टैंडर्ड ये, यहाँ क्या बना माइनस, यहाँ क्या बना माइनस, तो आप ये सारे के सारे कैंसिल। तो क्या फर्क है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की केमिकल पोटेंशियल में फर्क किस चीज का बना है, आर टी नेचुरल लॉग ऑफ गैमा आई, आर टी नेचुरल लॉग ऑफ गैमा आई। ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में फर्क है, याद रखिए। ये मैं आपको जो जरूर पूछेगा, मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन से यहाँ हम कैसे रिलेट करेंगे। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो फर्क है वो आर टी नेचुरल लॉग ऑफ गैमा आई है। और याद रखें जो सोल्यूशन है वो नॉन आइडियल किस वजह से हो जाता है, सोल्यूशन नॉन आइडियल किस वजह से हो जाता है, वो होता है आयनिक एटमॉस्फेयर की वजह से। जब सोडियम आयन को क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं, जब सोडियम आयन को क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं तो सोल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल हो जाता है। क्योंकि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में फर्क आर टी नेचुरल और गैमा आई का है। और इसी तरह जो आप लोगों के पास जो आयनिक एटमॉस्फेयर है उसके साथ जो एनर्जी है वो ये है, हम आयनिक एटमॉस्फेयर की जो एनर्जी है उसको आयनिक एटमॉस्फेयर बनने की वजह से जो फर्क है एनर्जीज में उसके इक्वल है। एक एनर्जी ये है और एक एनर्जी ये है, याद रखें इसकी यूनिट एनर्जी की यूनिट है, बेशक आप लोग इसकी डायमेंशन निकाल लें। तो ये क्या है आयनिक एटमॉस्फेयर की एनर्जी जो ऊपर हमने देखी, ये क्या है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की एनर्जी में फर्क है, जो एनर्जी रिलीज होती है आइडियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये है। तो आइडियल से नॉन आइडियल सोल्यूशन कब होता है, जब सोडियम आयन को क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं तो सोल्यूशन आइडियल से नॉन आइडियल हो जाता है। ये आयनिक एटमॉस्फेयर की एनर्जी है। और मैंने आपको जैसे केमिकल पोटेंशियल के बारे में बताया कि एक मोल डालने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, एक मोल आइडियल से नॉन आइडियल सोल्यूशन में जाते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये एनर्जी है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जाते हुए एनर्जी क्यों रिलीज होती है, आयनिक एटमॉस्फेयर बनने की वजह से। इसका मतलब है ये दोनों चीजें जो है ये इक्वल है। इनको इक्वल करने के लिए जो आप लोगों ने आर्ग्यू करना है वो ये है कि ये क्योंकि आयनिक एटमॉस्फेयर की एनर्जी है, ये एनर्जी क्या है, ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की एनर्जी का फर्क हमने निकालना है। ये वो एनर्जी है जो ऊपर था वो आइडियल सोल्यूशन था, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, इसकी एनर्जी का फर्क हम लोगों ने निकालना है। उस एनर्जी का फर्क जो हमने निकालना है वो ये। अब आइडियल से नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ क्यों, क्योंकि सोडियम आयन को क्लोराइड आयन ने सराउंड किया है, आयनिक एटमॉस्फेयर बने, तो ये तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से आप लोग गैमा आई जो है वो निकाल लें, आर की इस साइड पे आ गया, तो ये देखिए यहाँ से आप गैमा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर क्या क्या है। एवोगाड्रो नंबर है, वैलेंसी ऑफ आयन है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ई से रिप्लेस कर दूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर है, ये निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ। आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जैसे वाटर का 80 है, और जनरल गैस कांस्टेंट थी एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी आसान है। अगर ये चीजें हमें मालूम हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एक्टिविटी कोएफिशिएंट है क्या, जो कंसंट्रेशन और एक्टिविटी को रिलेट करता है एक दूसरे से, इसको बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट।
अब यहाँ देखें, ये आयनिक एटमॉस्फेयर जो है हमने पिछले लेक्चर में देखा है, उसकी वैल्यू दरअसल पुट करना चाहते हैं वहाँ पे ना, आयनिक एटमॉस्फेयर की। आयनिक एटमॉस्फेयर की ये वैल्यू है, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर की। ये जो के की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दें। एक्चुअली इसको थोड़ा इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई किया है, और यहाँ एन आई की जगह पे जो पीछे हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन वाली टर्म पुट की है, जो कि ये है एन सी आई ओवर 1000, ये पीछे भी हमने किया। ये सारी वैल्यूज पुट करके जो के की सिंप्लीफाइड आपके पास थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर का जो रेसिप्रोकल के है, उसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू बनती है वो ये। इसको उस इक्वेशन ऊपर वाली, ये हमने कहाँ से लिया, डी बाई एल थ्योरी से लिया है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है इसको आप पुट कर दें, जो आपके पास ये है, के की जो वैल्यू पुट कर दें, नेचुरल लॉग एम आई ऊपर हमने किया, उसमें के की वैल्यू पुट कर दें। के की वैल्यू पुट करने से ये हुआ। उसके बाद आप लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करें और आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें। रीअरेंज करके आप लोग सिंप्लीफाई करें तो आप लोगों के पास क्या बना, यहाँ पे जो आप लोगों के पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे जो चीज़ें कांस्टेंट है, एन जो है एवोगाड्रो नंबर है, ई जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 53.14 है, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास, आर जनरल गैस कांस्टेंट ये नीचे लिखा हुआ है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट करें तो ये एक कांस्टेंट आ गया। इन क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, एवोगाड्रो नंबर भी फिक्स है, आर जो है जनरल गैस कांस्टेंट ये भी फिक्स है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फिक्स है, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर कंसीडर करें, इन तमाम वैल्यूज को आप लोग पुट करने से जो इन्होंने डी और टी की वैल्यू पुट नहीं की, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास जो ये आया कांस्टेंट ये है। तो अब आप लोग इसको, ये जो आपके पास सी आई जेड आई स्क्वायर है, इसको आयनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इस तरह का लेक्चर हमने करना है। तो 1/2 ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, अब 2 इधर आ गया 2 म्यू, तो आप लोग क्या करें, इस सारे की जगह पे 2 म्यू पुट कर दें। जब आप सी आई जेड आई स्क्वायर 2 म्यू पुट करेंगे तो ये आ गया आपके पास ए प्राइम जेड आई स्क्वायर, ये है। आप इसमें से 2 जो है वो 2 अंडर रूट लेकर कर लें, म्यू अंडर रूट लेकर कर लें। तो अब आप लोगों के पास 2 जो है उसको भी इस कांस्टेंट का हिस्सा बना दें। हाँ, 2 अंडर रूट लेकर आ गया। 2 जो है इसको भी आप लोग क्या करें, इस कांस्टेंट का आप लोग हिस्सा बना दें, और उसके बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया गया है, एंड पे हमारे पास जो बने हैं वो हमारे पास ये बन गया है ए प्राइम जेड एक्स का। अब तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू जब आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.509 जेड आई स्क्वायर म्यू। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बहुत ही मतलब ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ये हमें क्या बताता है, आप लोग आईने, आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट की। अगर आपके पास वैलेंसी ऑफ आयन और आयनिक स्ट्रेंथ मालूम है, आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास एक फार्मूला है। हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, आइडियल से नॉन आइडियल सोल्यूशन में जाते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं आर टी नेचुरल लॉग ऑफ गामा आई। और आइडियल से नॉन आइडियल सोल्यूशन में जाते हुए एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि आयनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। आयनिक एटमॉस्फेयर ये सोडियम आयन को क्लोराइड आयन साउंड करते हैं। एक आयनिक एटमॉस्फेयर ज़्यादा जब सोडियम आयन को क्लोराइड आयन साउंड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी की वैल्यू पहले मालूम कर चुके हैं, और ये जो एनर्जी आर नेचुरल ऑफ गामा आई ये हमें भी पता है, उनको हमने इक्वेट किया है। तो बाकी सारा तो हमने के की वैल्यू पुट की है, बाकी तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें आ गई। तो ये हम क्यों करते हैं, ये हम लोग मालूम करते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें क्या बताती है, ये कंसंट्रेशन और एक्टिविटी को रिलेट करती है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बात समझ